हॉरर कहानियाँ टीवी। कहानी रूट नंबर 375। रात के तकरीबन 10 बज गए थे। शुभ बस स्टॉप पर खड़ा होकर शाम की अंतिम बस का इंतजार कर रहा था, जो उसे कोलकाता से उसके गांव डोकिम्पो तक पहुंचाने वाली थी। पता नहीं आज बस मिलेगी भी या नहीं। मौसम विभाग ने पहले ही तूफान के आने की चेतावनी जारी कर रखी है। जहां तक भी नजर जा रही है, बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। इतनी तेज बारिश में ज्यादा देर यहां खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे ही असमंजस में फंसे शुभ अगले 1 घंटे तक उसी बस स्टॉप पर खड़ा रहता है, लेकिन ना तो उसे सामने से कोई भी बस आती दिखाई दे रही थी और ना ही आसपास किसी भी इंसान के होने की आहट सुनाई दे रही थी। रात के अंधेरे में यूं अकेले सड़क पर खड़े हुए अब उससे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। अचानक ही उसने देखा कि सामने से एक पुरानी पीली धारी वाली बस चली आ रही है, जिसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में रूट नंबर 375 लिखा हुआ था। थैंक गॉड, रूट 375 की बस मिल तो गई। लेकिन ये बस थोड़ी अजीब लग रही है। मैं इतने सालों से कोलकाता से अपने गांव जा रहा हूं, लेकिन आज से पहले मैंने इतनी अजीबोगरीब दिखने वाली बस कभी देखी नहीं है। रात का समय था। शुभ के पास ज्यादा सोच विचार करने का समय नहीं था, इसीलिए उसने सामने से आती बस के सामने खड़े होकर जोर जोर से हाथ हिलाना शुरू कर दिया। बस उसके बिल्कुल नजदीक आकर रुक जाती है और शुभ लपक कर उसमें चढ़ गया। बस के अंदर जाने पर शुभ ने देखा कि बस बिल्कुल खाली है। बस के अंदर एक ड्राइवर, कंडक्टर और शुभ के अलावा 3 लोग और भी थे, जो बस की सबसे पीछे वाली सीट पर बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। उन सभी ने कुछ अजीबोगरीब किस्म के कपड़े पहने हुए थे। अरे, इतने तूफान में कहां जाने के लिए निकले हो? कहां जाना है तुम्हें? देखिए कंडक्टर साहब, मैं यहीं कोलकाता में नौकरी करता हूँ, लेकिन हर शुक्रवार को अपनी माँ से मिलने के लिए डोकिम्पो जाता हूँ मैं। हाँ, ठीक है, लेकिन इस बस में सफर करने का एक नियम है कि इसमें बैठने के बाद किसी को भी सोना नहीं है। कंडक्टर की बात सुनकर शुभ मुस्कुराते हुए उसकी बात को टाल देता है। बाहर अभी भी जोरों की बरसात हो रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई भी नहीं नजर आ रहा था। हर तरफ बस आसमान से बरसता पानी ही पानी था। रात के तकरीबन 12 बज गए थे। शुभ को नींद अपनी गिरफ्त में लेने ही लगी थी। तभी कंडक्टर ने आकर पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। क्या हुआ? कौन है? कौन है? मैंने कहा था साहब कि इस बस में बैठकर सोना नहीं है। अरे अरे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? आधी रात का समय है, किसी को भी नींद आ सकती है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं साहब कि आधी रात का समय है, किसी को भी नींद आ सकती है। और अगर ऐसे ही सभी पैसेंजर सो जाएंगे तो ड्राइवर को भी नींद आ सकती है। अगर ड्राइवर को नींद आ गई तो आप सभी को बहुत समस्या हो जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी बस में सफर करने का पहला नियम यही है कि यात्रियों को सोना नहीं है। कंडक्टर की बात सुनकर शुभ को कुछ अजीब से फीलिंग्स आ रहे थे। उसने महसूस किया कि कंडक्टर बात करते समय थोड़ा अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे दिखाई दे रहे थे और पुतलियां बिल्कुल लाल नजर आ रही थी। देखिए, अब आप इस बस में बैठ गए हैं तो आपको जगा कर रखने में आपकी मदद करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी सुनने से आपको नींद नहीं आएगी। सैकड़ों साल पहले की बात है। कोलकाता में एक समय महाराज आनंद राय बाबू का राज था।
आनंद बाबू सुंदरता के बहुत बड़े उपासक थे। उनके दरबार में केवल वही लोग नौकरियां कर सकते थे जो दिखने में सुंदर हो। बदसूरत चेहरों की औरतों वो देखना भी पसंद नहीं करते थे और इसीलिए जब जब महाराज राज्य के भ्रमण पर निकलते तो उनके सैनिक साधारण शक्ल सूरत के लोगों को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते थे। एक बार की बात है, राज्य में एक बार एक बहुत विद्वान चित्रकार हुआ था। वो ऐसी तस्वीर बनाता जिसे देखकर लगता कि वह तस्वीर अभी बोल उठेगी। उस चित्रकार ने महाराज की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर बनाई और उसे सुंदर रेशमी कपड़े में लपेटकर महाराज के पास भिजवा दिया। जब महाराज के नाम से आया हुआ गुमनाम उपहार उनके सामने खोला गया तो तस्वीर की खूबसूरती देखकर महाराज दंग रह गए। कौन है वो व्यक्ति जिसने हमारी इतनी खूबसूरत तस्वीर बनाई है? जिसकी तस्वीर इतनी खूबसूरत है वो स्वयं कितना खूबसूरत होगा, हम तो इस बात की कल्पना भी नहीं कर पा रहे हैं। इतना कहकर महाराज ने तुरंत चित्रकार को राज दरबार में पेश होने का हुक्म दे दिया। अगले दिन चित्रकार खुशी खुशी राजा के सामने पेश हो गया। चित्रकार को देखकर महाराज गुस्से से भर गए और उन्होंने उसी क्षण उसे राज्य से बाहर निकलवा दिया। अरे अरे लेकिन महाराज ने ऐसा क्यों किया? महाराज तो उसकी चित्रकारी से बहुत खुश हुए थे ना। हाँ, क्योंकि वह चित्रकार एक बदसूरत और बौना आदमी था। राजा को बदसूरत लोगों से चीड़ थी, इसीलिए उन्होंने उस बौने आदमी को राज्य से बाहर निकलवा दिया। उसके बाद क्या हुआ? क्या क्या वो बौना राज्य छोड़कर चला गया? उसके आगे की कहानी कोई नहीं जानता, क्योंकि उस दिन के बाद वह बौना कभी किसी को नहीं दिखाई दिया। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये तो वो बौना ही बता सकता है। क्या तुम मिलना चाहोगे उस बौने से? कंडक्टर ने रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हुए शुभ से यह सवाल किया। ये कैसा मजाक है? आपने ही तो अभी कहा ना कि ये कहानी सैकड़ों साल पुरानी है, तो फिर मैं उस बौने को कैसे मिल सकता हूं? शुभ के इतना कहते ही गाड़ी की पिछली सीट पर काले लबादे से चेहरा ढककर बैठा हुआ आदमी झटके से उसके सामने आ जाता है और अपना लबादा हटा देता है। चेहरे के ऊपर से कपड़ा हटते ही शुभ देखता है कि काले कपड़ों के पीछे सीट पर बैठे आदमी का चेहरा बेहद डरावना है। उसके चेहरे का मांस जगह जगह से गल चुका था और हड्डियां दिखाई दे रही थी। उस रात वो चित्रकार बहुत रोया और उसने इसी पहाड़ी से कूदकर आत्महत्या कर ली। उस पौने चित्रकार को ना तो जीते जी सुकून मिला और ना ही मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति मिल सकी। ये सब क्या मजाक चल रहा है? ये सब मजाक है ना? मैं वादा करता हूँ अब मैं नहीं सोऊंगा। ये कहानी यहीं बंद कर दो, मुझे आगे कोई कहानी नहीं सुननी है। शुभ की बात सुनकर कंडक्टर और ड्राइवर जोर जोर से हंसने लगते हैं। जिस बस में बैठकर तुम हमारे साथ अपने गांव जा रहे हो ना, ये बस 20 साल पहले खाई में गिर चुकी है। उस रात हमने भी इस बौने को कहा था बंद कर दो ये कहानी, विनती की थी, लेकिन पूरी कहानी सुनाए बिना ये चुप नहीं हुआ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर ये 20 साल पहले की खाई में गिरी हुई बस है तो तुम सब कौन हो? इससे पहले कि शुभ को अपने सवाल का जवाब मिल पाता, अचानक ही वह बस खाई में गिर गई। 10 साल बाद। पता नहीं आज भगवान को क्या मंजूर है, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे बस स्टॉप पर खड़े हुए 3 घंटे बीत गए हैं, लेकिन एक भी बस दिखाई नहीं दे रही। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रीति भी ऐसा सोच रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत लाठी टिकाती हुई उसके पास आकर खड़ी हो गई। बुढ़ी दिखने में बहुत ही भद्दी और डरावनी सी दिखाई दे रही थी। उसका सख्त जर्रीदार चेहरा
अंधेरे में काफी रहस्यमय सा लग रहा था। तभी उन दोनों के सामने से एक बस आती हुई दिखाई देती है। ये कौन सी बस है? रूट नंबर 375। जहाँ तक मैं जानती हूँ इस रूट पर तो ऐसी कोई बस नहीं चलती। अब मुझे बस सिटी तक जाना है, आप छोड़ देंगे क्या? छोड़ देंगे मैडम जी, जल्दी उठो। प्रीति और वह बूढ़ी औरत बस में बैठ जाते हैं। बस के अंदर सबसे पीछे की सीट पर काले रंग के अजीब पहनावे में 3 आदमी बैठे हुए थे। ये बस मुझे इतनी अजीब क्यों लग रही है? ड्राइवर, कंडक्टर, यहाँ तक कि ये पीछे बैठे लोग भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। बूढ़ी औरत बार बार पीछे मुड़कर बस की लास्ट सीट पर बैठे आदमी की ओर देख रही थी। बदतमीज लड़की, मैंने कहा माफी मांगो। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने क्या किया है जो मैं माफी मांगू? तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाकर बड़ा किया है। मुझसे इतनी गलत बात कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? माता पिता का नाम बुढ़ी के मुंह से सुनकर अब प्रीति को भी गुस्सा आ जाता है। अरे आपका दिमाग खराब है क्या? मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ और आप बोलती ही जा रही हैं। प्रीति और बुढ़ी औरत के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा था। मैं कहती हूँ अभी बस रोको, तुझे अभी के अभी पुलिस के हवाले करूंगी मैं। बस रोको। बूढ़ी औरत जोर जोर से चीखते हुए आपे से बाहर हुई जा रही थी। तभी ड्राइवर ने बस रोक दी और उस बूढ़ी औरत और प्रीति को घसीटते हुए बस से नीचे उतार दिया। बस के जाने के बाद देखिए माताजी, मैंने सच में आपको कुछ नहीं कहा था। इतनी रात में ऐसे तूफान के बीच आप मुझे पुलिस के पास कैसे लेकर जाओगी, ये बताओ। मैं जानती हूँ तुमने मुझे कुछ नहीं कहा था बेटा, ये जो कुछ भी मैंने कहा सब नाटक था। लेकिन आपने ऐसा नाटक क्यों किया? जिस बस में हम दोनों बैठे थे वास्तव में वो कोई सामान्य बस नहीं थी। ये वही बस है जिसमें बैठने वाले लोग आज तक कभी लौट कर नहीं आए। बस में पीछे की ओर बैठे हुए आदमी मुझे अजीब लग रहे थे, इसीलिए मैं लगातार उनकी ओर देख रही थी। अचानक एक हवा का झोंका आया और उस काले लबादे वाले आदमी का कपड़ा हवा से उड़ गया। उसी पल मैंने देखा कि उस आदमी के पैर ही नहीं थे। उस बिना पैरों वाले आदमी को देखकर मैं समझ गई कि बस में हमारे साथ सफ़र करते हुए लोग कोई इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। अगर मैंने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो हम भी इनकी तरह ही प्रेत बनकर भटकने लगेंगे। तुम्हारी जान बचाने के लिए ही मैंने सब नाटक किया। हम दोनों शायद भाग्यशाली थे कि हमारे झगड़े को सुनकर ड्राइवर ने बस रोक दी और हम नीचे उतर गए। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर प्रीति की रोंगटे खड़े हो गए थे। अम्मा की बात सही थी। वे दोनों वाकई भाग्यशाली थे जो उस भूतिया बस का शिकार होने से बच गए थे।